और इनके लड़के का नाम था इंजीनियर विभूति भूषण। इंजीनियर विभूति भूषण का अपहरण हुआ था और ये पटना से मुजफ्फरपुर आ रहे थे, उस दिन अपहरण हुआ था। ये मामला 25 अक्टूबर 1990 का है और मैं आपको बताऊं कि 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो चौंकेंगे कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला, ये कैसे हाई प्रोफाइल मामला था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। कि इतने 3 डीजीपी के रिश्तेदार, पूर्व मंत्री के दामाद और भारत सरकार के इंजीनियर, बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार के लड़का इंजीनियर विभूति भूषण, इनका अपहरण हो रहा है। और पीड़ित पक्ष के लोग जब पटना के थाने में जाते हैं अपहरण की एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो थानेदार ने मना कर दिया। क्या कहा थानेदार ने? सनहा दर्ज करा लीजिए। नमस्कार, जनता चौक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं विवेश त्रिवेदी की चुनावी डायरी के विषय में। इसके पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की 1991 में जो माहौल था, हत्याओं का दौर चल रहा था, ऐसे समय के बारे में विवेश जी ने आपको बताया। इस बार हम लोग चर्चा करेंगे अपहरण के बारे में। उस वक्त कैसे अपहरण हो रहे थे मुजफ्फरपुर से लेकर राजधानी पटना तक। तो विवेश जी जरा उस वक्त के समय में अपहरण के बारे में हम लोग को और हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जी, जो दर्शक आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि यह जनता चौक लाइव पर विवेश त्रिवेदी की चुनावी डायरी की तीसरी किस्त है। जी हाँ, इससे पहले 2 किस्त दिखाए जा चुके हैं। कहानी चल रही है 1991 के लोकसभा चुनाव का और संसदीय क्षेत्र है मुजफ्फरपुर। तो आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं राज्य सरकार के एक पूर्व मंत्री के दामाद के अपहरण का खुलासा करने जा रहा हूं और आज मैं भारत सरकार के एक इंजीनियर के अपहरण का खुलासा करने जा रहा हूं। आप गौर से सुनिए। जी हां, मैं बिहार के 3 डीजीपी के रिश्तेदार के अपहरण का खुलासा करने जा रहा हूं। बात इतनी नहीं है। जी हां, मैं बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार के बेटे के अपहरण का खुलासा करने जा रहा हूं। और गौर से सुनिए, चौंकिए नहीं। मैं आज पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे के चरित्र हनन की जो कहानी है उसका खुलासा करने जा रहा हूं। ये बात हो रही है 1991 के लोकसभा चुनाव का। संसदीय क्षेत्र है मुजफ्फरपुर। कांग्रेस के उम्मीदवार रघुनाथ पांडे का मुकाबला हो रहा था दिग्गज समाजवादी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से हो रहा था। ऐन चुनाव के वक्त पर अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन अशोक सम्राट ने मुजफ्फरपुर में एक पर्चा वितरित किया था, एक लिफलेट वितरित किया था और वो लिफलेट लेकर अशोक सम्राट खुद भी शहर में घूम रहे थे और लोगों को कह रहे थे, क्या कह रहे थे? इश्क कीजिएगा तो भी मरिएगा, वोट डालिएगा तो भी मरिएगा। आदमी सिर्फ वोट डाल करके ही नहीं मारा जाता है, ऐसे जनप्रतिनिधि का साथ देकर भी मारा जाता है। ये चेतावनी दी जा रही थी और जो पर्चा बांटा गया था उसमें एक झूठी कहानी गढ़ी गई थी और उसका खुलासा मैं करने जा रहा हूं। तीसरी किस्त पर आते ही मेरा दिमाग ठनका जब मैं देखा कि इस कहानी में गड़बड़ झाला है। आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ये बंद कमरे में रघुनाथ पांडे के चरित्र हनन का स्क्रिप्ट लिखा गया था और ऐन वक्त पर यह पर्चा जारी किए जाने के कारण रघुनाथ पांडे के पास इतना समय नहीं था कि वे इस पर्चे की बातों को झुठला सके, वो सच्चाई सामने ला सके। जी हां, देखते देखते चुनाव गुजर गया और रघुनाथ पांडे जीती हुई बाजी हार गए। क्या लिखा हुआ था? तो पहले 2 किस्त में मैं आपको बताया कि मुजफ्फरपुर में जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा था, माफिया डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन अशोक सम्राट का जो यहां के गैंगस्टर थे
उनसे जो खूनी संघर्ष चल रहा था, हत्याओं का सिलसिला चल रहा था, सड़क पर लाशें बिछती रहती थी, आए दिन हत्याएं हो रही थी, उसकी चर्चा मैं किया। आज कहानी हम लेकर आए हैं अपहरण की। जी हां, बहुत सारे अपहरण कांडों का हवाला देते हुए अशोक सम्राट ने पर्चा में कहा कि ये अपहरण किसने करवाए, और उसमें कई अपहरण कांडों को सिलसिलेवार उसका उल्लेख किया गया। मुजफ्फरपुर से पटना तक के सनसनीखेज अपहरण कांडों का उल्लेख किया गया, और कहीं न कहीं उसमें रघुनाथ पांडे को सूत्रधार बताने की कोशिश की गई, और रघुनाथ पांडे के पास इतना मौका नहीं था। लेकिन आज मुजफ्फरपुर का एक लेमैन भी सुनेगा तो चौंकेगा, हंसेगा कि और मानेगा कि हां, ये झूठी कहानी गढ़ी गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं एक अंश, कौन सा वो अपहरण कांड था जिससे ये सारा खुलासा हो रहा है, तो आप भी एक बार गौर से सुन लीजिए। जी हां, मैं अक्षरशः पढ़कर सुनाऊंगा। इसमें शब्दों का खेल है, शब्दों की बाजीगरी है, और उसी से आप पकड़ लेंगे कि कितना बड़ा झूठ रचा गया था उनकी छवि धूमिल करने के लिए। लिखा जाता है कि किसने अपहरण करवाया इन लोगों का। रामसागर सिंह पूर्व रजिस्ट्रार बिहार विश्वविद्यालय के पुत्र का अपहरण पटना दीदारगंज गुमटी पर किया गया, जिसे पैसा और गाड़ी देने पर छोड़ा गया। पैसा और गाड़ी का आदान प्रदान पटना में स्थित रघुनाथ पांडे के उमा टॉकीज में हुआ। आप गौर से सुनेंगे, पूर्व रजिस्ट्रार बिहार विश्वविद्यालय रामसागर मिश्र। तो मैं यहां बता दूं कि रामसागर मिश्र कभी बिहार विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय है, तो रामसागर मिश्र उसके कभी रजिस्ट्रार नहीं थे। लेकिन लिखा जा रहा है कि पूर्व रजिस्ट्रार रामसागर मिश्र के बेटे का। अच्छा, आइए, रामसागर मिश्र के बेटे का अपहरण ये पर्चा जारी होने के 8 साल बाद हुआ था। तो क्या अशोक सम्राट जानते थे कि 8 साल बाद किसका अपहरण होने वाला है, और 8 साल पहले ही रामसागर मिश्र के बेटे के अपहरण के लिए रघुनाथ पांडे को दोषी ठहराया गया? इन बातों का चौंकाने वाला खुलासा मैं आगे करूंगा, इसलिए मैं कहा था कि आप गौर से सुने। तो मैं आगे बढ़ता हूं। श्री डीपी ओझा डीआईजी, तत्कालीन डीआईजी, जो आगे चलकर के बिहार के डीजीपी बने, ने जब फोन का टेप करवाया तो पता चला कि सारा फोन उमा टॉकीज से हो रहा था। ये बात मालूम हो कि रामसागर सिंह का लड़का मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित परिवार श्री राम किशोर दास छपड़ा महंत के दामाद हैं। इस पैराग्राफ में शुरुआत होती है रामसागर मिश्र से, और अंतिम वाक्य है, ये बात मालूम हो कि रामसागर सिंह का लड़का मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित परिवार श्री राम किशोर दास छपड़ा महंत के दामाद हैं। जी हां, वे राम किशोर दास राज्य सरकार के पूर्व मंत्री, मीनापुर के पूर्व विधायक, इनके दामाद के अपहरण का मामला है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार विश्वविद्यालय के जो रामसागर सिंह रजिस्ट्रार होते थे, पूर्व रजिस्ट्रार, ये मुजफ्फरपुर के गंगिया गांव के निवासी थे, मूल निवासी थे, और मुजफ्फरपुर में रामदयालु नगर में जेनिथ पेट्रोल पंप के पीछे इनका आवास था। इसी मोहल्ले में एक रामसागर मिश्र भी रहते थे। ये रामसागर मिश्र गाय घाट के जाता काटा के निवासी थे। रामसागर मिश्र आरडीएस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। दोनों अगल बगल के पड़ोसी थे। रामसागर मिश्र पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और रामसागर सिंह बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार थे। और कमाल की बात है कि दोनों आदमी के बेटों का अपहरण हुआ है। जी हां, रामसागर मिश्र के बेटे परिमल का अपहरण 1999 में हुआ। उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। यह पर्चा जारी किया था अशोक सम्राट ने 1991 के लोकसभा चुनाव में। तो रामसागर मिश्र के बेटे के अपहरण का पर्चा कैसे जारी हो गया, और इसका कितना कुप्रभाव पड़ा, कितनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी रामसागर मिश्र को और उनके बेटे को। इसी पर्चे के बाद अपहरणकर्ताओं के नजर में आ गए रामसागर मिश्र, और उनके बेटे का अपहरण हो गया। जो 9 साल पहले गलत बयानी की गई थी, गलत कहानी रची गई थी, गलत पर्चा बांटा गया था, उसको पढ़ने के बाद मुजफ्फरपुर के दूसरे अपहरणकर्ता गिरोह ने रामसागर मिश्र के लड़के का भी अपहरण कर लिया था। अब हम फिर लौटते हैं रामसागर सिंह, गंगेया निवासी, और जो
रामदयालु नगर में जेनिथ पेट्रोल पंप के पीछे के निवासी थे और इनके लड़के का नाम था इंजीनियर विभूति भूषण। इंजीनियर विभूति भूषण का अपहरण हुआ था और ये पटना से मुजफ्फरपुर आ रहे थे, उस दिन अपहरण हुआ था। ये मामला 25 अक्टूबर 1990 का है और मैं आपको बताऊं कि 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो चौंकेंगे कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला, ये कैसे हाई प्रोफाइल मामला था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इतने 3 डीजीपी के रिश्तेदार, पूर्व मंत्री के दामाद और भारत सरकार के इंजीनियर, बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार के लड़का इंजीनियर विभूति भूषण, इनका अपहरण हो रहा है। और पीड़ित पक्ष के लोग जब पटना के थाने में जाते हैं अपहरण की एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो थानेदार ने मना कर दिया। क्या कहा थानेदार ने? सनहा दर्ज करा लीजिए। जब पता चला थानेदार को कि यह मामला कोई साधारण नहीं है, यह हाई प्रोफाइल मामला है, डीआईजी तत्कालीन जो आगे चल के डीजीपी बनते हैं डीपी ओझा, उनके रिश्तेदार का अपहरण हुआ है, तो आनन फानन में एफआईआर दर्ज किया गया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल में कैसे पुलिस पदाधिकारी निस्सहाय हो गए थे, क्यों नहीं एफआईआर हो पा रही थी। और पुलिस के सहयोग के बजाय लाखों की फिरौती देकर इंजीनियर विभूति भूषण की वापसी हुई थी। इसकी कहानी मैं इसमें आगे बताऊंगा आपको, तो आप चौंक जाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे कैसे कौन कौन इनके रिश्तेदार थे, इंजीनियर विभूति भूषण के रिश्तेदार कौन कौन थे, इसकी मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। जी हां, तो मैं कह रहा था कि पूर्व रजिस्ट्रार राम सागर सिंह के लड़के इंजीनियर विभूति भूषण एमएमटीसी के इंजीनियर थे। एमएमटीसी से मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेड कॉर्पोरेशन, भारत सरकार का ये प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। इसके इंजीनियर थे। ये छठ के दिन 1990 में 25 अक्टूबर की शाम मारुति भान से पटना से चले थे। तो ये कौन है राम सागर सिंह और कौन है विभूति भूषण, कैसे ये मामला हाई प्रोफाइल है? तो राम सागर सिंह के बहनोई थे चितरंजन प्रसाद सिंह, ये डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे। इनका घर सीतामढ़ी के माछी था। तो ये डायरेक्टर एग्रीकल्चर चितरंजन प्रसाद सिंह के जो थे, ये राम सागर सिंह के बहनोई थे और राम सागर सिंह के बेटे का अपहरण हुआ था। और चितरंजन प्रसाद सिंह के दामाद थे डीपी ओझा। देख लीजिए, डीपी ओझा जो तत्कालीन डीआईजी थे, जो आगे चल के डीजीपी बने, वो उसी चितरंजन प्रसाद सिंह के दामाद थे, जो चितरंजन प्रसाद सिंह राम सागर सिंह के बहनोई थे। तो ये सीधा रिश्ता था। और कितने पापड़ बेलने पड़े, आप सुनकर चौंक जाएंगे। डीपी ओझा जैसे तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी को कितने पापड़ बेलने पड़े, अपने रिश्तेदार की सुरक्षित वापसी में जान पर खतरा था, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि ये मामला कितना हाई प्रोफाइल था। जी हां, ये विभूति भूषण मैंने पहले भी बताया आपको कि छपरा महंत, मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में छपरा महंत रामकिशोर दास, जो राज्य सरकार के पूर्व मंत्री, मीनापुर के पूर्व विधायक रामकिशोर दास, उनके दामाद थे विभूति भूषण। बात इतनी ही नहीं थी, ये चितरंजन प्रसाद सिंह के बेटे के दामाद कौन है? तो भाजपा के एमएलसी देवेश कुमार। जी हां, ये वही चितरंजन प्रसाद सिंह है डायरेक्टर एग्रीकल्चर, जिनके बेटे के दामाद बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार हैं। कितना मामला हाई प्रोफाइल है। और सुनिए, डायरेक्टर एग्रीकल्चर चितरंजन प्रसाद सिंह के बेटे की शादी पूर्व डीजीपी जगतानंद सिंह की बेटी से हुई थी। बिहार के पूर्व डीजीपी जगतानंद प्रसाद सिंह की बेटी से चितरंजन प्रसाद सिंह के बेटे की शादी हुई थी। मतलब जगतानंद प्रसाद सिंह भी रिश्तेदार थे। इसका मतलब समझिए, पूर्व डीजीपी जगतानंद प्रसाद सिंह उनके समधी थे। किनके समधी थे? चितरंजन प्रसाद सिंह के समधी थे। अब आइए, और पूर्व डीजीपी जगतानंद सिंह के पुत्र अभयानंद भी आगे चलकर आईपीएस अधिकारी थे, वो भी आगे चल करके बिहार के डीजीपी बने। तो पूर्व डीजीपी जगतानंद प्रसाद सिंह के रिश्तेदार, पूर्व डीजीपी डीपी ओझा के रिश्तेदार, पूर्व डीजीपी अभयानंद के रिश्तेदार, भाजपा के एमएलसी जो अभी एमएलसी हैं देवेश कुमार, उनके रिश्तेदार, पूर्व मंत्री के दामाद,
पूर्व रजिस्ट्रार के लड़के, इतना हाई प्रोफाइल मामला और पीड़ित पक्ष के लोग थाना पर अपहरण पटना में हो जाता है और पुलिस की मदद कम ली जाती है, न के बराबर ली जाती है। डीपी ओझा की खास हिदायत थी कि अगर सुरक्षित वापसी चाहते हैं, 90% से अधिक सुरक्षित वापसी की गारंटी चाहते हैं, तो पुलिस को सारी बातों की जानकारी न दी जाए। और उन्होंने अपना दिमाग लगाया और इस पूरे प्रकरण में किस तरह से रघुनाथ पांडे का नाम घसीटा गया, उमा टॉकीज कहा गया कि इसका फोन उमा टॉकीज से हो रहा था, तो इसका मैं खुलासा आगे करूंगा। पर्चा तो जारी कर दिया गया, मुजफ्फरपुर में छवि खराब कर दी गई, लेकिन आप जब सुनेंगे कि उमा टॉकीज का नाम घसीटा गया, रघुनाथ पांडे का इसमें कोई लेना देना नहीं था, बल्कि रघुनाथ पांडे के लड़के अमर पांडे ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी, सहयोग किया था। महंत जी के लड़के उनके मित्र थे, महंत राजकिशोर दास, तो महंत राजकिशोर दास और अमर पांडे मित्र थे और दोनों वहां बैठते थे। महंत राजकिशोर दास अमर पांडे के साथ उमा टॉकीज में बैठते थे वर्षों तक। रघुनाथ पांडे कभी उमा टॉकीज पटना नहीं जाते थे, उन्हीं का उमा टॉकीज था, उनके लड़के जाते थे। और जहां विभूति भूषण जिनका अपहरण हुआ, उनके साले महंत राजकिशोर दास भी वहां बैठा करते थे। और वहां सामने एक मिठाई की दुकान पर पैसे की लेन देन हुई और वहां से कॉल जाता था। और आगे जब मैं खुलासा करूंगा कि इसमें उमा टॉकीज के स्टाफ का या रघुनाथ पांडे का कोई लेना देना नहीं था, तथ्यों के आधार पर मैं खुलासा करूंगा, तो आप चौंक जाएंगे। तो अब मैं आपको इंजीनियर विभूति भूषण, जो अभी जीवित हैं, रिटायर हो गए हैं, उनके अपहरण की कहानी को संक्षेप में बताता हूं। इंजीनियर विभूति भूषण छठ पूजा के दिन मारुति वैन से मुजफ्फरपुर के लिए चले थे। पटना के दीदारगंज रेलवे गुमटी बंद थी और वहां 500 लोगों के सामने उनका अपहरण हुआ था। कैसे अपहरण हुआ था आप सुनकर चौंक जाएंगे। गुमटी बंद थी, उनकी गाड़ी लगी थी, 3 मोटरसाइकिल सवार 3 लोग आए, बाइकर्स आए और उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी उनसे, देखकर नहीं चलाते हो, गाड़ी नहीं चलाने आता है, और भद्दे ढंग से गालियां देने लगे वो तीनों। क्योंकि ये इंजीनियर थे, सज्जन थे, सभ्य थे, ये चुप रहे, इन्होंने मुंह लगाना उचित नहीं समझा। अपहरणकर्ता समझ गए कि ये आदमी शालीन है, सज्जन है। जैसे ही रेलवे गुमटी खुलती है, उनमें से एक धक्का दे करके अगली सीट पर बैठ गया पिस्तौल दिखाते हुए और विभूति भूषण को पिछली सीट पर बैठा दिया। एक अपहरणकर्ता और उस गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी लेकर के चल पड़े अपहरणकर्ता। उनका अपहरण हो गया, दिन दहाड़े अपहरण हुआ, 500 लोगों के बीच में अपहरण हुआ। इतने हाई प्रोफाइल फैमिली के इंजीनियर का अपहरण हो गया। और उससे भी चौंकाने वाली बात है कि जिसका इस पत्र में, पर्चा में, अशोक सम्राट जी के पर्चा में बार बार उल्लेख किया जा रहा है उमा टॉकीज के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि उमा टॉकीज से नहीं, बल्कि उमा टॉकीज के सामने एक मिठाई की दुकान थी। उस मिठाई की दुकान से फोन जा रहा था। और भी चौंकाने वाली बात बता दूं आपको, फोन वहां से जा रहा था, लेकिन फोन का कनेक्शन उस मिठाई के दुकान के फोन से नहीं था। फोन का तार टेलीफोन के पोल पर किसी दूसरे व्यक्ति के तार से जोड़ दिया गया था और वहीं से अपहरणकर्ता पैसे की डिमांड कर रहे थे। ये इत्तेफाक कहिए महज कि उमा टॉकीज के सामने वो मिठाई की दुकान थी और उस मिठाई की दुकान से कॉल जा रहा था, लेकिन टेलीफोन जो कनेक्ट था, जो तार जो कनेक्ट था, वो पोल पर किसी दूसरे आदमी के तार से कनेक्ट कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। वो हमारा आपका किसी का हो सकता है। तो इसमें उमा टॉकीज की बात कहां से आ गई, रघुनाथ पांडे की बात कहां से आ गई। डीपी ओझा जो उन दिनों डीआईजी थे, वे लगातार मामले को लेकर रघुनाथ पांडे जी के संपर्क में थे और वो अमर पांडे जी के भी संपर्क में थे और अमर पांडे जी का भी पूरा सहयोग मिल रहा था। मैं आपको बताऊं कि निर्णय ये लिया गया कि अगर हम पुलिस का सहारा लेंगे तो हो सकता है उनकी हत्या हो जाए। डीपी ओझा को पटना की पुलिस पर भरोसा ठीक से नहीं था। सरकार बदल चुकी थी, निजाम बदल चुका था। जी हां, मैं कह रहा हूं, आप याद कीजिए, यह जंगल राज का आगाज था। 10 मार्च को सरकार बदली थी और 25 अक्टूबर की यह कहानी मैं आपको बताने चला हूं। तो डीपी ओझा जो उन दिनों डीआईजी थे, वो डायरेक्ट केस को हैंडल कर रहे थे
जिस दिन पैसे की लेन देन होनी थी उस दिन अमर पांडे अपने बहुत सारे लोगों को शादी वर्दी में वहां पर तैनात किए हुए थे। महंत राजकिशोर दास भी वहां पर थे, क्योंकि महंत राजकिशोर दास के बहनोई विभूति भूषण का अपहरण हुआ था, ये लोग थे। लेकिन कैंपस में तो ये सब हुआ नहीं था, पैसे की लेन देन हुई नहीं थी। पैसे की लेन देन तो मिठाई के दुकान पर हुई थी। पैसा लेकर वो चंपत हो गया अपहरणकर्ता। पैसा लेकर के कहां गया वो? हाजीपुर। जी हां, हाजीपुर के अपहरणकर्ता गिरोह ने अपहरण किया था और इसको जहानाबाद के खूंखार डॉन, कुख्यात अपराधी बिंदु सिंह गिरोह के हवाले कर दिया था। तो पैसे के लिए जो भी बातचीत चल रही थी वो बातचीत हाजीपुर का गिरोह कर रहा था, और पैसा लेकर हाजीपुर का गिरोह जाता है और कैसे वापसी होती है ये आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अपहरणकर्ताओं के अपहरण का तरीका। और ये बिंदु सिंह कौन था? राज्य सरकार के एक पूर्व मंत्री से उसकी कैसी रिश्तेदारी थी? और मैं फिर कहता हूं ये वही बिंदु सिंह है जो आगे चल करके पूर्व कांग्रेस विधायक हेमंत शाही के बस का इंचार्ज बनते हैं पटना हार्डिंग पार्क में। जी हां, बिहार में कहीं से भी बस चलती है, मैं फिर कहूं कि वहां एजेंट जो होते हैं वो खूंखार अपराधी होते हैं, वही ठेका लेते हैं बसों को भरने का, पैसेंजर भरने का, समय पर खुलवाने का। तो ये वही बिंदु सिंह है जो हेमंत शाही के भी एजेंट थे, बस के एजेंट थे। बाद में बिंदु सिंह की हत्या भी हो जाती है। और आपको बताएं कि न सिर्फ अमर पांडे ने मदद की, बल्कि कांग्रेस विधायक हेमंत शाही ने भी इस कांड में पीड़ित परिवार की मदद की। हेमंत शाही के हस्तक्षेप के बदौलत, हस्तक्षेप की वजह से इंजीनियर विभूति भूषण की वो गाड़ी मारुति वैन जिससे उनका अपहरण हुआ था, उस गाड़ी को वापस कराया गया। मैं फिर कहता हूं कि किसी पुलिस पदाधिकारी, किसी आईपीएस, किसी डीजीपी की बदौलत नहीं, हेमंत शाही ने शक्ति बरती। उनको जब पता चला कि जहानाबाद के गिरोह ने किया है तो हेमंत शाही ने अपने शक्ति का इस्तेमाल किया, कहा कि गाड़ी तो लौटानी ही पड़ेगी। तो वो गाड़ी भी लौटी, वापस आई। और आप जब सुनेंगे, मैं फिर इशारा करूं कि इंजीनियर विभूति भूषण का अपहरण किसने किया, तो आप चौंक जाएंगे। आप चौंक जाएंगे पूरी कहानी सुन करके। जहानाबाद में जिस मकान में रखा गया था वहां फोन जाता है रात में कि पेमेंट हो गया है, अब अपहरणकर्ता को छोड़ देना है। उसके बाद उनके साथ कैसा बिहेव होता है विभूति भूषण के साथ, कैसे चंदन टीका लगाया जाता है, ये कहानी आपको मैं अगली किस्त में बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप देखते रहिए जनता चौक लाइव। और जनता चौक लाइव पर मैंने शुरू किया है एक नया कार्यक्रम। जी हां, विवेश त्रिवेदी की चुनावी डायरी। आपको मैं बताऊं कि 1995 से लेकर अब तक मैंने 7 लोकसभा चुनावों में और 7 विधानसभा चुनावों में रिपोर्टिंग की है। मेरे पास बहुत सारे संस्मरण हैं। मेरे पास रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां हैं, चौंकाने वाली कहानियां हैं, रोमांचक कहानियां हैं, गुदगुदाने वाली कहानियां हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने सुझाव दें, ताकि मैं इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकूं। ये आज तीसरी कड़ी आप देख रहे थे। नमस्कार, विवेश त्रिवेदी को इजाजत दीजिए।